वंदे मातरम। आप सभी देशवासियों का स्वागत है। दादी माँ रुक्मणी देवी की पुण्यतिथि पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा सेवा एवं शिक्षा संगठन दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन के तत्वावधान में संडे 20 अक्टूबर को फाउंडेशन की स्थापना दिवस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देश में जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में बदलाव आना शुरू हो रहा है, दादी माँ रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी विश्व के पटल पर प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक वातावरण के करीब रहने की विधा के लाभ के बारे में लोगों को अवगत कराया। कौशल डिफरेंट काम सीखते हैं, कोई आदमी किसी काम को सीखता है, तो आजकल में कौशल विकास की बड़ी आवश्यकता है। पहले टाइम पर गुरुकुल हुआ करते थे, तो बच्चे को योग्य बनाया करते और फिर किसी भी काम में व्यापार लग जाता था। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आदमी कुशल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पर्पज क्या है कि लोगों को रोजगार भी मिले और साथ में लोगों का स्वास्थ्य लाभ। योग का आसन प्राणायाम एक छोटा सा पार्ट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आहार, विहार, विचार भी। आदमी आहार में ठीक रखे अपना, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। विहार, कितना आराम, कितना व्यायाम, कब आराम कब व्यायाम। तो इतना ख्याल रखे कि 6 घंटे से कम ना आराम करे, 8 घंटे से ऊपर आराम ना करे। तो हमारी जो फाउंडेशन है विचारों के ऊपर भी बहुत बात कहती है। विचार अपने अच्छे रखें और व्यवहार की बात। तो इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? कैसी दिल्ली, कैसा भारत की संकल्पना कर रहे हैं? हमारा एक मानना है कि कैसा भारत हो जहाँ ना भय हो, ना भूख हो, ना भेदभाव, सभी स्वस्थ हों, सभी समृद्ध हो। ये भी बताया गया कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों में अंग्रेजी दवाएं फौरी तौर पर आराम तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जड़ से बीमारियां खत्म नहीं होती है और पलट पलट कर नए रूप में लगातार प्रभावित करती है। एलोपैथिक दवाइयों से बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, बिना दवाई खाए इलाज भी हो सकता है और यहाँ तक कि बिना योग करे निरोग आप रह सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य युवा पीढ़ी को यह संदेश देने का था कि प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान एक प्रमुख स्वरोजगार उपलब्ध कराने का भी स्रोत है। इस अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सा कौशल के विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार की ओर उन्मुख करने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, उनके विषय में फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर डी.के. मिश्रा द्वारा विस्तार से सूचना प्रदान की गई। नेचुरोपैथी में उद्यमिता सबसे ज्यादा जरूरत है और प्रासंगिक है, क्योंकि आने वाले जो 30 वर्ष है, 40 वर्ष है, 50 वर्ष है, वो नेचुरोपैथी का है। तो आज अगर उसमें स्किल डेवलप नहीं किया जाएगा तो कल नेचुरोपैथी जो सीखने वाले हैं उनकी रोजी रोटी अगर उससे नहीं जुड़ेगी तो कोई नेचुरोपैथी में इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रक्रिया के तहत प्राकृतिक चिकित्सा है और जो तथ्य हैं और जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो अभी जीवंत है। एलोपैथी अभी जीवंत है, प्राकृतिक चिकित्सा तो समागम है, वो चिकित्सा का समागम है। समाज और यूनिवर्सल हमेशा परिवर्तनशील होता है, ठीक है। तो समाज में आफ्टर औद्योगिक क्रांति ऐसा क्षण आया जब मानक और तकनीकी का बोलबाला शुरू हुआ। नेचुरोपैथी मानक और तकनीकी के बेस नहीं है। समाज में, दुनिया में, यूनिवर्स में 2 फोर्स काम करती है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। नेचुरोपैथी मैग्नेटिक फोर्स का प्रतिनिधित्व करती है, इलेक्ट्रिक का नहीं। आज का जमाना जो सरकार है, जो संस्थाएं हैं, जो विश्व समुदाय है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ावा दे रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की एक लाइफ है, अब वो धीरे धीरे स्टेगनेंट होती जा रही है। अब नेचुरोपैथी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। इन चीजों को आज के कार्यक्रम से कैसे जोड़ा, किन लोगों को सम्मानित आपने किया है? देखिए, इस फील्ड में जो भी व्यक्ति बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोई भी इंसान जो एक इंसान को बदल दे और उसको नेचर के साथ जीने की आदत डाल दे, वो सराहनीय प्रयास है और हम उस प्रयास। हमारा मूल उद्देश्य था नेचुरोपैथी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना। उसमें हमने विशेष शाखा बनाई, मूल उद्देश्य में प्राकृतिक संसाधनों का स्वास्थ्य में उपयोग करना। उसमें हमने विशेष शाखा बनाई, मूल उद्देश्य में प्राकृतिक संसाधनों का स्वास्थ्य में उपयोग करना। और स्वास्थ्य के उपयोग के लिए जो हमारी भूतपूर्व सनातन चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसमें बहुत कुछ है जिसे धीरे धीरे हम भूल गए। भूलने के 2 कारण हुए, पढ़ाई में परिवर्तन होना
और संस्कृत के ज्ञान से विमुख हैं। जितना अधिकांश हमारे पास संस्कृत में उपलब्ध है ज्ञान चिकित्सा का, इतना विश्व में कहीं नहीं। हम अपने पुरातन सिद्धांतों द्वारा प्रकृति के सहयोग से, प्राकृतिक वस्तुओं के सहयोग से अपने को आरोग्य में रख सकते हैं। चिकित्सा तो तब होती है जब आप बीमार हो जाए, उससे पहले ही हम बीमार ना होने की स्थिति में जा सकते हैं अगर हम सतर्क रहें। ये हमारा उद्देश्य था, यहाँ से लेके चले। हमारा उद्देश्य इसके द्वारा सिर्फ ये बताना है कि आप ज्ञान ग्रहण करिए, शिक्षा ग्रहण करिए और उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करिए। जरूरी नहीं है नौकरी हो, आप अपने कमरे में बैठे हैं, अपने गांव में बैठे हैं। मैंने 2 जगह गाँव में, मेरठ में कुछ लोगों को ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने शुरू किया। एक बच्चा है, वो बच्चा लगभग 20 से 30 मरीज रोज के देखता है, पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, खेल कूद करता है, 20-30 मरीज देखता है। वो कहता है आप घर से पैसे ही नहीं मांगता, मुझे अपने बाबू पर का खर्चा पिताजी से नहीं लेना। तो ये नहीं कह रहा ये कोई कमाई हो गई, लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम प्रबंधित तरीके से ध्यान करके अगर बच्चे लग जाएंगे तो स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और समाज की भलाई। देखिए, दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन आने वाले जो युवा हैं, और एक तरफ जहां एलोपैथी आयुर्वेद की बात की जाती है, अक्सर आप देखते होंगे कि बड़े टीवी चैनलों पर ये एक विवादित मुद्दा भी होता है कि एलोपैथी में ये हो रहा है, हमारे आयुर्वेद में ये नहीं हो रहा है। जबकि आयुर्वेद हमारी एक प्राचीन विधा थी और जिसको लेकर के हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का निदान इस विधा से किया करते थे। लेकिन कुछ भ्रांतियां लोगों ने फैलाई कि मिर्च खाने से तीखापन नहीं लगेगा, मिश्री खाने से मीठा नहीं लगेगा। उसी तरह की भ्रांति जो है हमारे समाज में ये फैलाई गई कि शायद आयुर्वेद या नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज या उपचार एक मनगढ़ंत बातें होगी, जिसको मिथ्या साबित करने के लिए एलोपैथी का जो बाजार है वो हमेशा आक्रामक रहा है प्राकृतिक चिकित्सा और हमारे आयुर्वेद की विधा को लेकर के। तो उसी को लेकर के दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन के जो एजुकेशन जो डायरेक्टर हैं हमारे निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और प्राकृतिक चिकित्सा से रोजगार की ओर उन्मुख किया है युवाओं को। और एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और एक सराहनीय कदम है जो कि पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे राष्ट्र के जो युवा हैं रोजगार तलाशते हैं कि हम इसको करेंगे तो पाएंगे क्या। उसी विषय पर यहाँ पर एक चिंतन मंथन का एक कार्यक्रम किया गया था। दादी माँ रुक्मिणी देवी का एक फाउंडेशन दिन भी था जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी। इसी दिवस के दिन से ये शुरुआत हुई थी ये योजना, और आज लगभग सैकड़ों युवा जो है इस तरफ अग्रसर हो गए हैं और भविष्य में भी इसी तरह से हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा ये फाउंडेशन। श्री देवालय संघ के अंतर्गत देश और विदेशों में संस्कार और संस्कृति को लेकर जो हमारे देवतुल्य वेद प्रकाश गुप्ता जी की सोच है उसका प्रचार प्रसार करने में हम लोग लगे हुए। आप गौ माता की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर में गौ माता का माँ एक पूजनीय है, लेकिन गौ की जो दुर्दशा देखा जा रहा है उस पर आप जानते हैं। और आपकी जानकारी और आपके चैनल के माध्यम से मैं करोड़ों करोड़ों देशवासियों को और विश्व में रहने वाले लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 2002 से हमने गाय के गोबर पर रिसर्च करा, शोध करा, क्योंकि हमारे अथर्ववेद में हमें एक प्रेरणादायी शब्द मिला, गौ में वसते लक्ष्मी। तो हमने गाय के गोबर में लक्ष्मी को ढूंढा। तो उसका प्रक्रिया ये थी कि गोबर से हमने सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए गाय के गोबर से गो काष्ठ का निर्माण 2003 में शोध कर सफलता पाई। 2006 में हमने गाय के गोबर से ईंट का निर्माण किया, गोक्रीट। और आज उस गोबर से आप समझे कि अगर बिल्डिंगें बनने लगे, भवन बनने लगे, हॉस्पिटल बनने लगे, होटल, स्वस्थ और स्वच्छ में एक अंतर आता है। तो हमने गो के गोबर से जब ईंट का निर्माण करा, 3,70,000 के आसपास लोग हमारे से इसकी ट्रेनिंग लेकर 10,000 से लेकर और 70-80 हज़ार तक प्रति मास वो कमाई कर रहे हैं।
की देवी फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर रहा है। इसके साथ साथ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी प्राचीन सनातन विधाओं के विषय में आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण पा रहे युवाओं को उनके सकारात्मक व्यवहार के लिए शील्ड प्रदान करके सम्मानित किया गया। जिसमें आप आए हुए का मकसद ये है कि भारतवर्ष में हमारा उद्देश्य ये है कि ड्रग थेरेपी के माध्यम से हम कैसे आजीवन निरोगी रह सकते हैं, क्योंकि योग और नेचुरोपैथी हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है। मेरा हमेशा मानना है कि जो एलोपैथी है इसका बहुत बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 180 साल का ट्रैक है। हमारी जो पद्धति है हजारों साल से हमारी परंपरा और धरोहर में है। और आप ये मान लीजिए, अगर भारतीय प्रण कर लें कि हम किसी भी तरीके से अपनी पद्धति को मानेंगे, नेचुरोपैथ को मानेंगे, योग को मानेंगे, देखिए कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हमारी मदद करता है। हम पंच तत्व से बना हमारा शरीर है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, और योग क्या करता है, इनमें सामंजस्य बैठाता है। पिछले 10 साल से विगत हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा पूरे विश्व में फैल गई और लोग इसको धीरे धीरे फॉलो करना शुरू कर गए। 135 देश आप समझिए योग को जानते हैं, अब वो उसको फॉलो करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा योग कहता है कि यदि आपको ज्वर यानी फीवर हो गया है तो अगर आप भोजन छोड़ दें और सिर्फ जल को पिए तो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगी। लेकिन अगर मेडिकल साइंस को कहते हैं तो मेडिकल साइंस आपको ऐसी मेडिसिन देगी जो इनको दबा देगी। तो आज तो आप 3 दिन के लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन 4-6 महीने बाद पुनः वो आपको समस्या होनी शुरू हो जाएगी। और हमारे योगी ने प्राणायाम इसीलिए बताया कि आप 10 मिनट रोज अगर आप कर लें तो आप आजीवन निरोगी रहेंगे। तो मेरा हमेशा मानना है बिना पैसे खर्च किए हुए ये दोनों विधाएं ऐसी हैं कि आप आजीवन निरोगी रह सकते हैं और लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर है उस नेचुरोपैथी के सेक्टर में। लगाऊंगा डॉक्टर अजय तोमर, ये मेडिकल प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, डॉक्टर होने के साथ साथ नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय चलाते हैं। डॉक्टर होके अमूमन लोग या तो दवा देते हैं या सोते हैं, घर पे आराम करते हैं, घूमने निकल जाते हैं। ये भाई 6 से 7 घंटे शिक्षा में लगाते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो हम सब के मार्गदर्शक के रूप में प्रसार नेशनल थॉट्स, दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन, नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम और श्री देवालय संघ समाज में संस्कार और संस्कृति को बचाने की जो एक मुहिम और एक मिशन को लेकर एक संकल्प के माध्यम से पूरे देश में विश्वव्यापी मिशन के रूप में शुरू करने वाले डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी के बारे में सिर्फ यही शब्द कहूंगा कि यह अब्र हमें क्यों बार बार सैलाब की धमकी देता है। अरे हम तो दरिया के किनारे तरबूज की खेती करते हैं, हम तो दरिया के किनारे तरबूज की खेती करते हैं।
है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।